नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन इतिहास बीए सेकंड सेमेस्टर में जो अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं परीक्षा में, उस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं पिछले 2-3 वर्षों में जो परीक्षाओं में खूब पूछे गए हैं अधिकतर विश्वविद्यालयों में, उन प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। केवल प्रश्न ही नहीं, उसके उत्तर को भी बताऊंगा कि आखिरकार उस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना क्या होता है। जब आपका सब्जेक्ट होता है प्राचीन इतिहास, देखिए 2 प्रकार के इतिहास आपको पढ़ना पड़ता है बीए में। एक होता है मध्यकालीन इतिहास, जिसको केवल इतिहास कहते हैं, और एक होता है आपका एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास में आपको आर्ट एंड आर्कोलॉजी भी पढ़ना पड़ता है बेसिकली, ठीक है। तो प्राचीन इतिहास एक अलग सब्जेक्ट है अपने आप में, और मध्यकालीन इतिहास या इतिहास अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है। तो दोनों का सिलेबस भी मैंने बता रखा, वो अलग है, उसका भी मॉडल पेपर जल्द आपके समक्ष आ गया होगा या जल्द ही आ जाएगा, और इसका एक प्रकार से आज मैं दे रहा हूँ। तो प्राचीन इतिहास बीए सेकंड सेमेस्टर में आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना है, और ये इतिहास पढ़ना है आपको 600 बीसी से लेकर के, बीसी में मतलब बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व। तो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 647 ईसा पूर्व तक, 647 ईसा मतलब ईसवी तक। यहाँ पर एडी है, एडी माने एनो डोमिनी, यानी कि 647 ईसवी तक आपको पढ़ना है। 647 ईसवी तक मतलब कि आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है हर्षवर्धन तक के इतिहास आपको पढ़ने हैं, यानी जो वर्धन राज्य है या मौखारी वंश जो जिसको आप कहते हैं, उस तक आपको पढ़ना है। बेसिकली जो आपका सिलेबस है उसमें मैंने 2 इकाइयाँ आपकी समाप्त कर रखी हैं एंशिएंट हिस्ट्री की। शुरुआत से जो चैप्टर वाइज वीडियो मैंने दिया था उसमें यूनिट नंबर 1 और 2 हो चुका है। अब यूनिट नंबर आपका 3, 4, 5 ये सब बचे हुए हैं। तो अब इन सभी यूनिट से बनने वाले जो क्वेश्चंस होंगे मॉडल पेपर्स के माध्यम से मैं सबको कवर करवा दूंगा। तो ये महामैराथन क्लास है जिसमें आपके इकाई 1 से लेकर के इकाई 8 तक के बनने वाले जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, और अब की बार जिनकी संभावना 2025-26 में बहुत ज़्यादा है, उन प्रश्नों को आपको रखने का प्रयास किया गया, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, ठीक है। इसके साथ ही साथ एमसीक्यूज का मॉडल पेपर मैं तैयार कर रहा हूँ। 2-3-4 दिनों में वो भी मॉडल पेपर आपके समक्ष होगा। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बारीकी के साथ आप चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो गुप्त वंश के बाद में जो पतन होता है, उसके बाद में जो वर्धन वंश है, मौखारी वंश या परवर्ती गुप्त वंश से, इन्हीं तक आपको पढ़ना है। बेसिकली 647 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में पढ़ना है, और 600 बीसी से शुरू करके, क्लियर। तो ये है एक प्रकार से प्राचीन इतिहास में आपको पढ़ना है बीए के सेकंड सेमेस्टर में। आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के जो है दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों पर नजर डालते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, लघु उत्तरीय का क्वेश्चन है। प्रश्न है, चंद्रगुप्त की प्रमुख विजयों का उल्लेख कीजिए। डिस्क्राइब द मेन विक्ट्रीज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं चंद्रगुप्त मौर्य, आप सभी लोग अगर ना जानते हो तो यही चंद्रगुप्त मौर्य हैं जिन्होंने नंद वंश के अंतिम राजा जो थे, जिनका नाम था घनानंद, उनको पराजित करके, और इनके प्रधानमंत्री थे, आप सभी को पता होगा, दुनिया के महान विद्वानों में से एक चाणक्य महोदय। चाणक्य यानी जिनको आप, चाणक्य का वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त, ठीक है। और चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। उनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो कि प्राचीन इतिहास के बारे में या चंद्रगुप्त मौर्य के जितने भी मौर्य वंश और नंद वंश के बारे में, या उसके सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक या धार्मिक इतिहास के बारे में बड़ी जबरदस्त वर्णन करती है। तो ये एक प्रकार से बहुत ही फेमस राजा रहे हैं, और चाणक्य इनके प्रधानमंत्री रहे हैं, सलाहकार रहे हैं, जिनकी सहायता से इन्होंने नंद वंश का पतन किया और एक अखंड भारत की एक प्रकार से कल्पना को साकार किया, ठीक है। देखिए इनकी कई सारी विजय हैं। पहली विजय, पश्चिमोत्तर भारत को यूनानियों से मुक्त कराना पहला काम इनका था, चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिमोत्तर में पश्चिम और उत्तर वाला भारत के यूनानी क्षत्रपों पर आक्रमण किया, और उनको भारत भूमि से बाहर खदेड़ दिया, और सत्ता को समाप्त कर दिया उनकी, यूनानियों की। उनके स्थान पर नए क्षत्रप नियुक्त कर दिए। इस तरीके से पश्चिमोत्तर भारत में जो कुछ यूनानियों के क्षत्रप थे उनको खत्म किया, और एक नए एक प्रकार से लोगों को वहां पर नियुक्त कर दिया। अगला क्वेश्चन, मतलब अगला जो इनकी विजय है चंद्रगुप्त मौर्य की, वो है मगध पर विजय करी थी, मगध साम्राज्य पर। देखिए उस समय मगध पर घनानंद का शासन था। घनानंद जो है बहुत ही क्रूर शासक में भी नाम आता है इसका। चाणक्य को इसने लात मार करके जो है भगा दिया था अपने दरबार से, तो चाणक्य ने उसी समय कसम खाई थी, इनकी चोटी खुल गई थी, ऐसा कहीं कहीं पर दिखाया जाता है। लेकिन वास्तव में चाणक्य को एक प्रकार से
बेइज्जत किया था इसने। इस वजह से चाणक्य ने कसम खाई थी कि तेरा अभिमान मैं ही चूर करूंगा। और चूंकि चाणक्य एक मापदंड देते थे इनको कि भाई ऐसे करना है, तो वो नहीं मानता था। वो एक प्रकार से विलासी प्रवृत्ति का भी कहीं ना कहीं पे रहा। चंद्रगुप्त मौर्य ने उस पर आक्रमण करके उसे मार डाला और मगध पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और इस विजय में चाणक्य का विशेष योगदान था। यानी चाणक्य अगर ना होते तो चंद्रगुप्त मौर्य की कोई दूसरी दशा होती, क्योंकि चाणक्य ने ट्रेंड किया था इसको, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो मगध साम्राज्य पर जो नंद वंश का परचम था वो परचम खत्म करता है और नंद साम्राज्य का एक प्रकार से समाप्त हो जाता है। और जो मौर्य साम्राज्य है यहीं से, या मौर्य वंश जो है यहीं से उठता है सामने। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक भी है। तीसरा देखेंगे तीसरी जो विजय इसकी रही चंद्रगुप्त मौर्य की, वो रही सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। सेल्यूकस निकेटर जो था, ये सिकंदर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सिकंदर के साथ भारत पर आया था जब नंद वंश के शासक शासन कर रहे थे घनानंद। और उस समय आप देखते हैं पोरस जो भारत में था, पोरस और सिकंदर का युद्ध फेमस होगा। तो पोरस से युद्ध लड़ने के बाद में आप देखते हैं वो थोड़ा सा और भी आगे बढ़ना चाहा, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इसको तमाम भ्रांतियां चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर के फैलाई। ताकि उसने, चाणक्य बड़ा दिमागी था, उसने सोचा अगर हम सिकंदर को यहाँ से नहीं भगाएंगे तो फिर सिकंदर से लड़ना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में सिकंदर की शक्ति को हमको कमजोर करना है। घनानंद को तो हम दाएं बाएं हाथ का खेल है, इसको तो निपटा ही देंगे। तो पहले जो है सिकंदर के सेना में भ्रांतियां फैलाई, तमाम महामारियों के माध्यम से उनके तमाम सैनिक मरे और तमाम प्रकार की जो है और भ्रांतियां फैलाई, भूत प्रेत वाली, ठीक है। ऐसे तमाम भ्रांतियां आई, उनके सैनिक थक भी चुके थे और फिर ऐसी स्थिति में वापस लौट गए। तो वहां उसी समय एक जो है सेनापति था इसका, सिकंदर का, उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। उसको इस बात का भान था कि कहीं ना कहीं पे हम लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है, यानी मतलब इसको कुछ गलत एहसास हो गया था। तो ये चला तो गया सिकंदर के कहने पर लौट करके, लेकिन दोबारा से जब इसमें फिर से आक्रमण किया, उस समय भारत के मगध साम्राज्य पर शासन कर रहे थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और जैसे सेल्यूकस निकेटर इन पर आक्रमण करता है, दौड़ा दौड़ा के सेल्यूकस निकेटर को पराजित करते हैं। सेल्यूकस निकेटर हाथ जोड़ करके, दादा छोड़ दो, हमें माफ करो। सेल्यूकस निकेटर एकदम सरेंडर हो जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य जो है फिर उसको कहते कि ठीक है, आता है सामने। चंद्रगुप्त मौर्य बैठे होते हैं और द्रोणाचार्य, मतलब कि द्रोणाचार्य कह रहा हूँ, चाणक्य जी बैठे होते हैं। तो चाणक्य जी ने कहा कि ठीक है, तुमको मैं छोड़ दूंगा। कहा कि कैसे? कहा कि ठीक है, छोड़ देंगे हम तुमको, ठीक है। उसने कहा कि भाई त्राहि हम शरण में आए हैं तो माफ कीजिए। तो सेल्यूकस निकेटर जब इस तरीके से गिड़गिड़ाने लगा तो फिर इन्होंने कहा, चाणक्य जी ने, कि ठीक है। तो उसने कहा कि हमारी कन्या है। कहा हाँ ठीक है, शादी कर लीजिए उस कन्या की। तो उसका नाम था शायद हेलेना, हेलेना नाम की एक प्रकार से उसके जो है एक लड़की थी। तो हेलेना को एक प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के साथ शादी करने के लिए एक प्रकार से कहा जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है राजी भी हो जाते हैं, चूंकि चाणक्य जी ने कहा कि हाँ शादी कर लो। शादी करने से क्या होता था, पहले एक प्रकार से जैसे शादी कर देगा अगर वो अपने यहाँ से, तो फिर वो दोबारा से उनका यूनानियों का खतरा नहीं बना रहेगा। हो सकता है चाणक्य भी हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, सेना प्रबल है, बलवान सेना है, तब हम जीत गए इससे। लेकिन हो सकता है कि 2 साल बाद, मतलब कि 200 वर्ष बाद या 100 साल बाद फिर से इसके लड़के आक्रमण करें और उस समय हमारे लड़के ना उतने पावरफुल हों, या हमारे देश की सिचुएशन कुछ और हो। तो ऐसी स्थिति में दोबारा आक्रमण का भय ना बना रहे यूनानियों का। इस वजह से चाणक्य जी ने कहा कि ठीक है, शादी कर दो, लेकिन जो इस चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह कभी भी भारत के सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं होगा, ठीक है, यानी वह राजा नहीं बनेगा। ये बातें पहले डिसाइड हो गई, उसके बाद में फिर जो है ये बनता है और शादी होती है। और शादी के बाद में कुछ समय के बाद में सेल्यूकस निकेटर एक दूत भेजता है जिसका नाम आप सभी को पता ही भी होगा, ठीक है। क्या नाम है उसका? एक दूत आता है वहां, सेल्यूकस निकेटर का दूत होता है, ठीक है, बड़ा फेमस है। क्या नाम है उसका? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यहाँ पर आता है, वो रहता है, वो एक प्रकार से भारतीय, मतलब यही चंद्र मौर्य वंश के दरबार में रहता है। और वो यहाँ पर लिखता है एक पुस्तक, उसका नाम है इंडिका। इंडिका पुस्तक में भी इस समय के बारे में बढ़िया जानकारी मिलती है। और कौटिल्य की जो रचना है अर्थशास्त्र, उसके बारे में, मतलब वो और इंडिका दोनों पुस्तकें बड़ी फेमस जानकारी देती हैं, बहुत अच्छी जानकारी देती हैं प्राचीन इतिहास को जानने की। तो सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त ने उसे बुरी तरह पराजित किया और उसे संधि करने के लिए बाध्य कर दिया। सम्राट ने सेल्यूकस की पुत्री से विवाह भी कर लिया, यानी जिसका नाम हेलेना था। चौथी विजय जो चंद्रगुप्त मौर्य की थी वो थी दक्षिण विजय। देखिए, यूनानी लेखक जास्टिन और प्लूटार्क ने लिखा कि चंद्रगुप्त ने 60 मतलब की इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 लाख सेना लेकर के
समस्त भारत को पदाक्रांत कर दिया। अन्य साक्ष्यों से भी इस मत की पुष्टि होती है। अशोक के लेखों से विदित होता है कि उसका साम्राज्य कर्नाटक तक फैला हुआ था। मतलब इस किसका, मतलब एक अखंड भारत की जो कल्पना थी चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की, वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे उसने किया था। ठीक है, अशोक के लेखों में भी मिलता है जानकारी, कर्नाटक तक किसका राज्य फैला हुआ था। प्राचीन तमिल साहित्य में भी मौर्यों के सुदूर जो है तिरुनलवेली प्रदेश पर आक्रमण करने का उल्लेख भी मिलता है कि मतलब कि तमिल साहित्य जो है या संगम साहित्य में, उसमें भी मौर्यों का मिलता है कि मौर्यों लोगों ने एक प्रकार से मतलब कि तिरुनलवेली प्रदेश पर भी आक्रमण किया था। इससे स्पष्ट है कि दक्षिण के राज्यों को भी चंद्रगुप्त ने जीता था। ठीक है, और इसकी जो अगली विजय थी, पांचवी विजय थी, वो थी पश्चिमी भारत पर विजय। चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, सौराष्ट्र यानी जो गुजरात महाराष्ट्र का इलाका है, उसको भी अपने राज्य का अंग बना लिया था। यानी कि एक अखंड भारत की बात एक प्रकार से जो कही जाती है, वो इसने एक प्रकार से किया था। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन, लघु उत्तरीय में लिख सकते, बड़े फेमस प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय में भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस निकेटर के बीच हुई संधि की 4 शर्तों का उल्लेख कीजिए। कौन कौन सी शर्त हुई थी दोनों के बीच में? एक्सप्लेन द 4 कंडीशंस ऑफ ट्रीटी बिटवीन चंद्रगुप्त मौर्य एंड सेल्यूकस निकेटर। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर के बीच जो संधि हुई थी युद्ध के बाद में, पहली संधि में बताया गया था, संधि के में जो पहली शर्त थी वो ये थी कि संधि के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को एरिया यानी हिरात, अराकोजिया यानी कंधार, ठीक है, पारोई निखता यानी काबुल की घाटी, तथा गडरोजिया यानी बलूचिस्तान के 4 प्रांत जो है, ये चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया गया। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ तक कब्जा कर लेना, अफगानिस्तान, ठीक है, हिरात का पूरा एरिया, ठीक है, और कंधार, काबुल, पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सब कुछ भारत में एक प्रकार से हो गया था। दूसरी शर्त ये थी कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। तीसरी शर्त ये रखी गई कि उपहार में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिया था। 500 हाथी एक प्रकार से उपहार गिफ्ट दे दिया था कि जाओ ले जाओ इसको। ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इस तरीके से यही सब संधि में बताया गया था कि एक जो है हमारा वो रहेगा आपके पास, तो यही चीज़ें इसमें डिसाइड की गई थी। और ये 4 जो है संधि में शर्तें थी, और ये शर्तें जो है सब की सब, चूंकि शर्त वही रखता है जो जीतता है, और शर्त माननी किसको पड़ती है? जो हारता है। हारा कौन था? सेल्यूकस निकेटर, तो उसको मानना पड़ा था सारी शर्तें। अगला क्वेश्चन से, अशोक के अभिलेखों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन शॉर्टली द रिकॉर्ड ऑफ अशोका। देखिए, अशोक के धर्म अभिलेखों को 8 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। वे भारत के लगभग सभी भागों में मिलते हैं। पहला अभिलेख जो मिलता है अशोक का, वो 2 लघु शिलालेख मिलते हैं अशोक के। 2 लघु शिलालेखों की अगर बात की जाए, तो पहले लेख से अशोक के व्यक्तित्व जीवन पर प्रकाश पड़ता है, और दूसरा जो अभिलेख है उससे धर्म का सारांश दिया हुआ है। इसमें तो दूसरा लेख सिद्धपुर, जितिग, रामेश्वर, ब्रह्मगिरी में पाया गया है। दूसरा रूपनाथ, जबलपुर, हंसराज, बिहार, आरा तथा बैराट, जयपुर के निकट पाया गया। यानी पहला जो है, यहाँ पर कर ले, पहला लेख जो है वो सिद्धपुर, मतलब कि जीतिग, रामेश्वर, ब्रह्मगिरी, इन्हीं यहाँ इस स्थानों पर मिला है। दूसरा अभिलेख जो मिला है वो रूपनाथ जबलपुर में, हंसराज यानी बिहार, आरा जिला में मिला है, और बैराट जयपुर के निकट राजस्थान वगैरह में मिला है। दूसरा अभिलेख है भाबुका लेख। इस लेख में अशोक के बौद्ध धर्म अवलंबी होने का प्रमाण मिलता है कि अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला था। तीसरा अभिलेख है 14 शिलालेख मिले हैं। इसमें अशोक की नीति और शासन संबंधी जो सिद्धांत है, नियम कायदे शासन चलाने के, उसके बारे में बताया गया है, जो 14 शिलालेख हैं। चौथा जो इसका अभिलेख मिला है अशोक का, वो है कलिंग के 2 पृथक लेख। इसमें उन सिद्धांतों की व्याख्या की गई अशोक के, जिनके आधार पर 9 विजित प्रांत का प्रशासन चलाना होता था। यानी जिसको अशोक जीतता था, उस पर कैसे शासन चलाना होता है, ये इस अभिलेख में लिखा होता था। पांचवा अभिलेख है गुफा लेख। गया यानी बिहार में गया जिला पड़ता है, तो गया से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर बराबर की पहाड़िया में 4 गुफाएं हैं। इनमें 3 की दीवारों पर अशोक के लेख जो है खुदे हुए हैं। छठा जो लेख है 7 स्तंभ लेख। ये लेख उत्तर भारत में 6 स्थानों में स्तंभों पर पाए गए हैं। दिल्ली का टोपरा स्तंभ लेख, मेरठ दिल्ली स्तंभ लेख, इलाहाबाद में तो जो है तौरिया अरराज का लेख, हराराज का, लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा स्तंभ लेख, ऐसे तमाम प्रकार के लेख जो है मिले हैं। लघु स्तंभ लेख भी अशोक के मिले हैं। ये लेख इलाहाबाद यानी प्रयागराज, सांची, सारनाथ यानी कि वाराणसी के स्तंभों पर पाए जाते हैं।
तराई के लेख भी इसको मिले हैं। ये लेख रुमनदेई तथा निगलीदा में पाए जाते हैं। ये दोनों ही स्थान नेपाल की तराई में स्थित हैं। ठीक है, ये जो है सारनाथ का अभिलेख और इलाहाबाद का तो आप जाकर के देख भी सकते हैं अगर उत्तर प्रदेश से है तो। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। प्रश्न है, अशोक के प्रमुख स्तंभ लेखों का परिचय दीजिए। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्तंभ रिकॉर्ड ऑफ अशोका। मौर्य काल की कला के उत्कृष्ट नमूने अशोक के स्तंभ दिखाई पड़ते हैं। अशोक ने अपने उदार धार्मिक और प्रशासकीय विचार पाषाण के स्तंभों पर उत्कीर्ण करवाए थे। पाषाण माने पत्थर के स्तंभों पर अपने विचारों को लिखवाया था। उत्कीर्ण करवाना मतलब लिखवाया था उसमें, क्योंकि पत्थरों पर लिखा नहीं जाता, पत्थरों पर खुदाई करके एक प्रकार से किया जाता, तो उसी को उत्कीर्ण करना कहते हैं। ये स्तंभ लगभग 16 मीटर ऊंचे हैं, यानी 16 मीटर की ऊंचाई है। वजन में लगभग 80 टन के हैं। 1 टन में 40 किलो होता है, तो आप मान के चलो कितने हो गए। ठीक है, 8 चौक 32, लगभग 3 कुंटल भी, मतलब कि आप देखते हैं 80 टन में 80, अब 80 गुणे 40 आप कर दो। ठीक है, डबल जीरो हो जाएगा, 8 चौक 32, यानी कि काम मान के चलो कि 32 कुंटल। ठीक है, और ये एक ही पत्थर को काट करके बनाए जाते थे अशोक के जो स्तंभ होते थे। अशोक के ऐसे स्तंभ सारनाथ में, सांची, रुमनदेई, लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा, कौशाम्बी, प्रयाग, दिल्ली, ठीक है, इन सभी स्थानों पर स्थित है। अशोक का सारनाथ स्तंभ जिसे उसने बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तक के स्थान पर खड़ा किया था, इन समस्त स्तंभों में अत्यंत सुंदर है, श्रेष्ठ है और कलापूर्ण है, जो वाराणसी में स्थित है सारनाथ का। सारनाथ स्तंभ में शीर्ष के नीचे गोल चौकी पर हाथी, बैल, सिंह और घोड़े की सजीव आकृतियां उत्कीर्ण की गई हैं। ये चारों ओर दौड़ते हुए अंकित किए गए हैं। ये चारों पशु चारों दिशाओं के प्रतीक हैं, चारों दिशाओं की ओर देख रहे होते हैं। ठीक है, इन चारों पशुओं के बीच में 4 धर्म चक्र की एक प्रकार से जो 4 धर्म चक्र अंकित हैं, जो बौद्ध धर्म के धर्म चक्र परिवर्तन के प्रतीक हैं। इन चारों पशुओं और धर्म चक्रों के ऊपर शीर्ष पर 4 सिंह की सजीव आकृतियां हैं। चारों की पीठ सटी हुई है, चारों 4 दिशाओं में देख रहे हैं। चारों के मुख अलग अलग दिशाओं की ओर हैं। कला मर्मज्ञों का विचार है कि यह स्तंभ भारतीय शिल्प में श्रेष्ठ है और बिल्कुल अशोक के स्तंभ जो हैं, अगर आप देखेंगे तो वहीं से लिया अशोक के स्तंभ जो है, वहीं से आप देखते जो हमारा जो है जो सिक्का आपने देखा होगा कभी 5 रुपए का सिक्का, उसके पीछे जो अशोक की लाट बनी होती है, सिंह होते हैं, बाघ, तो चारों दिशाओं में देख रहे होते हैं, जो 24 तीलियां होती, तो वही सब वो है। ठीक है, वही सारनाथ वाला। आगे तो ये एक बात ध्यान, ये सभी आपको अगर पीडीएफ प्राप्त करनी है या फिर चैप्टर यूनिट 1 यूनिट 2 सभी को आपकी वीडियो देखनी, पीडीएफ लेना है, तो एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर आप एसएमएस करें और हमारे कोर्स में ज्वाइन हो जाएं। क्रैश कोर्स में अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम फटाफट से लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे ही आप नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम लिख करके भेजेंगे, आपके पास जो है एक स्कैनर भेजेंगे हम इसी नंबर पर। जैसे आप भेजेंगे उसके बाद में इसी स्कैनर पर आपको 100 रुपये जो है फीस सेंड कर देनी होगी। आप किसी दूसरे से भी फीस पेमेंट करवा सकते हैं और आपको उसके बाद में ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, लाइव क्लास जब होगी तो उसकी लिंक मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा पीडीएफ नोट्स, सभी सब्जेक्ट की जो भी पीडीएफ नोट्स होगी, मॉडल पेपर की, रिवीजन क्लास की, महामैराथन क्लास की, जो कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। परीक्षा में सेम वही चीज़ें आने वाली हैं जो आज मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही और भी मॉडल पेपर इसके आएंगे, ऑब्जेक्टिव के भी, लिखित के भी, तो सबके मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। तो ये पीडीएफ जो बनेगी वो आपको मिलेगी। पीडीएफ के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, जैसे पीडीएफ के साथ साथ आपको यहाँ पर एमसीक्यूज टाइप के पीडीएफ भी मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा लिखित, यानी जो ऐसे आज क्लास चल रही है ऐसे आपको ये भी पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उपलब्ध होगा, वो भी आपको मिलेगा। इस साल जो विभिन्न विश्वविद्यालय क्वेश्चन पेपर होंगे वो भी आपको मिलेंगे, तो क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। सभी यूनिवर्सिटीज़ में यही चीज़ें आपको पढ़नी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जिनको भी जुड़ना है फटाफट से आप जुड़ जाएं। तो इसमें क्या होगा, केवल एक सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करवाई जाएगी कि केवल एंशिएंट हिस्ट्री का आपको मिलेगा। आपके जो भी सब्जेक्ट होंगे सभी की तैयारी हो जाएगी। 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, आपकी पाँचों सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपये में होगी। तो आपके लिए बहुत बेहतर चीज़ें हैं और बहुत ही कम पैसे में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई। तो बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। जिनको भी जुड़ना है फटाफट से एसएमएस करें, देर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है, मेरे पास भी समय कम है, ताकि कम समय में बेहतर तैयारी के लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ है। और यही क्वेश्चन जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी से लगभग अधिकतर क्वेश्चन आने वाले हैं। और ऐसे ही और 2-3 मॉडल पेपर मैं दे दूंगा, बाकी पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इसी में। इसके बाद में आपको इससे बाहर कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने प्रथम सेमेस्टर में हमको देखा होगा तो आपको पता होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लेकर के तुरंत एसएमएस
एसएमएस करें। 100 रुपये फीस है, किसी दूसरे से भी करवा सकते हैं। 100 रुपये यार कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर आप एक सीरीज खरीदते हैं तो 60 रुपये की एक सीरीज पड़ती है, एक सीरीज एक सब्जेक्ट की, और 5 सब्जेक्ट की सीरीज खरीदो कितना पड़ेगा, 6 पंचे 30, 300 रुपये आपका जाएगा। लेकिन अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो केवल 100 रुपये में आपकी तैयारी हो जाएगी। तो क्यों नहीं आप जुड़ रहे हैं, क्यों देर कर रहे हैं, क्यों सोच विचार रहे हैं? कोई इसमें 100 रुपये लेकर के कोई भाग नहीं जा रहा है आपका। इसमें आपको बहुत सारे कंटेंट मिल रहे हैं। यूट्यूब पर तो वीडियोज़ आपको मिल ही जाएंगे, हमारे वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसकी जो पीडीएफ होगी, जिसको आप घर पे बैठ करके अपना रिवीजन कर पाएंगे, कम समय पढ़ पाएंगे, वो चीज़ें आपके लिए जो है इस 100 रुपये में प्रोवाइड की जाएंगी। सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी, एक सब्जेक्ट की नहीं मिलेगी, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। जिनको भी जुड़ना है जुड़े, ठीक है, जल्दी से जल्दी जुड़ने का प्रयास करें। आगे देखेंगे, प्रश्न आ चुका है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी? देखिए, पुराणों के अनुसार अगर देखें तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। ठीक है, सिमुक को जिसे सिंधुक भी कहा जाता है, सिप्रक भी कहा जाता है, सिसुक भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार से इसी को कहा जाता है। वायु पुराण में कहा गया है कि आंध्र जातीय सिमुक सिंधुक यानी एक कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर देता है और शुंग की अवशिष्ट जो शक्ति है उसको समाप्त कर देता है। शुंग वंश को समाप्त करके पृथ्वी पर शासन करेगा, ऐसा उसमें वर्णित है। शुंग वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था। सुशर्मा की हत्या मंत्री सिमुक जो था, इसका सुशर्मा का मंत्री था सिमुक, उसने सुशर्मा को मार डाला था और स्वयं राजा बन गया, और इसने एक प्रकार से सातवाहन वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, किसने? सिमुक ने। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सिमुक को ही जो संस्कृत का एक महान विद्वान माना जाता है, सिमुक को ही शूद्रक भी कहा जाता है। ठीक है, शूद्रक जो कि संस्कृत के महान लेखक हैं, मृक्षकट्टिकम इनकी एक रचना है। मृक्षकट्टिकम बड़ी फेमस रचना है संस्कृत की। तो वो मृक्षकट्टिकम रचना सिमुक यानी शूद्रक ने लिखी थी। सातवाहन वंश के संस्थापक माने जाते हैं सिमुक। तो बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि यही सिमुक जो था यही शूद्रक था। ठीक है, पहले के राजा महाराजा ज्ञानी भी बहुत हुआ करते थे, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो संस्कृत में ऐसा वर्णन मिलता है, जब शूद्रक के बारे में हम लोग पढ़ाते हैं तो सिमुक वहीं पर जो है बताया जाता है। देखिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी कौन था, वर्णन कीजिए। हु वाज गौतमी पुत्र सातकर्णी डिस्क्राइब? देखिए, जो ये गौतमी पुत्र सातकर्णी है, ये सातवाहन वंश के एक प्रकार से सितारे जब गर्दिश में डूब जाते हैं, गर्दिश माने होता है जब एकदम से अपने पतन की ओर होता है ये। ठीक है, तो गौतमी पुत्र, गौतमी कौन है? इनकी माता हैं, सातकर्णी पुत्र हैं। इस वजह से इस वंश में, सातवाहन वंश में एक प्रथा चली कि अपने माता जी का नाम पहले लिख करके फिर उसके बाद में अपना नाम लिखते थे। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऐसे ही आप देखते हैं आगे चल करके और भी शासक आपको मिलेंगे। तो सातकर्णी प्रथम की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के पश्चात सातवाहन वंश के सितारे गर्दिश में डूबे रहे। इस काल के सातवाहनों का समय अंधकारपूर्ण कहा जाता है। इसका मुख्य कारण सातकर्णी प्रथम के निर्बल व अयोग्य उत्तराधिकारी होने के साथ साथ शकों और सातवाहनों का संघर्ष भी चल रहा था। शक और सातवाहन वंश के लोग आपस में लड़ रहे थे। शक अपनी शक्ति और साम्राज्य की वृद्धि करने में लगे थे। सातवाहनों की स्थिति अधिक दयनीय बन चुकी थी। इस संकट काल में सातवाहन वंश में सूर्य के समान दैदीप्यमान तेजस्वी और परम प्रतापी शासक के रूप में गौतमी पुत्र सातकर्णी का प्रादुर्भाव हुआ। और यह गौतमी पुत्र सातकर्णी बेटा जब ये एक प्रकार से ज्वलंत मुद्दा में आया, एकदम से दैदीप्यमान सूर्य के भांति चमकने लगा, तो सारे जितने भी तारे जो टिमटिमा रहे थे पूरे आकाश में, शक और ये सब एक प्रकार से एकदम से सबको ढकेल करके इधर उधर कर दिया, जिसने डूबे हुए सातवाहन वंश को इस संकट से उबारा, बल्कि इसे सुदृढ़ बनाने के साथ विस्तार भी किया। और इसी कारण से गौतमी पुत्र सातकर्णी को सातवाहन वंश का पुनरुद्धारक या वास्तविक संस्थापक के रूप में, या पुनरुद्धारक दोबारा से, चूंकि जो सातवाहन वंश था पूरा ढह चुका था, शक लोग एकदम से कब्जा करके रख चुके थे, उसको एक प्रकार से दोबारा से उद्धार करने का काम किया सातवाहन वंश के एक प्रतापी शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। इसी वजह से इसको इस वंश का पुनरुद्धारक भी कहा जाता है। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा कौन था, बताएं। देखिए, सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा कौन था? हु वाज द लास्ट पावरफुल किंग ऑफ सातवाहन डायनेस्टी? देखिए, यज्ञश्री सातकर्णी जो था, यज्ञश्री माता का नाम सातकर्णी, तो यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा हुआ। उसने शकों को पुनः पराजित करने के उपरांत पश्चिमी भारत के कुछ भाग तथा नर्मदा घाटी पर अपना अधिकार भी कर लिया था। उसने पूर्वी और पश्चिमी दक्कन पर भी शासन किया था। गुजरात, काठियावाड़, मालवा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में उसकी मुद्राएं प्राप्त हुई, जिससे पता चलता है, चूंकि मुद्राएं जहां पर मिलती है इसका मतलब कि उसका दबदबा वहां पर था।
यज्ञश्री ने कुल मिलाकर के 27 वर्षों तक शासन किया। यज्ञश्री सातकर्णी ने, वह सातवाहन वंश का अंतिम शासक था, जो कि प्रतापी में नाम जिसका गिना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, सातवाहन वंश साम्राज्य के पतन के कारण बताएं। मेंशन द डाउनफॉल ऑफ सातवाहन एम्पायर। देखिए, यज्ञश्री सातकर्णी की मृत्यु के बाद में सातवाहन साम्राज्य के विघटन की शुरुआत हो जाती है। पुराणों में यज्ञश्री के पश्चात शासन करने वाले विजय जो शासक है, विजय, चंद्रश्री और चतुर्थ पुलुमावी का उल्लेख मिलता है, जो कि निर्योग्य शासक हैं। इन राजाओं में कोई योग्य शासक नहीं था जो कि साम्राज्य को विघटन से रोक सकता। तीसरी शताब्दी आते आते सातवाहन साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है, यानी ईसा मसीह के कि 300 वर्ष बाद तक आप देखते हैं सब समाप्त हो जाता है। तीसरी शताब्दी तक सातवाहन डायनेस्टी जो है एकदम से खत्म हो जाती है। अगला जो वंश है वो है कनौ वंश। कनौ वंश के संस्थापक वसुदेव पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। राइट द शॉर्ट नोट ऑन फाउंडर ऑफ कनौ डायनेस्टी, वसुदेव। देखिए, ईसा मसीह से 72 वर्ष पूर्व शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति का वध करके उसका मंत्री जो था वसुदेव, शुंग वंश के जो है देवभूति शासक थे, देवभूति का वध कर दिया किसने? वसुदेव ने, और मगध राज्य के सिंहासन पर आसीन हो गया। उसने कनौ वंश की स्थापना करी। कनौ जो है ब्राह्मण थे। वसुदेव ने केवल 9 वर्षों तक शासन किया, तो कनौ वंश के राजा जो थे ब्राह्मण वंश के राजा थे। राजा खारवेल का एक महान शासक के रूप में मूल्यांकन कीजिए। एबेल्यूट किंग खारवेल एज अ ग्रेट किंग। देखिए, हाथी गुम्फा लेख जो अभिलेख मिला है उससे स्पष्ट होता है कि वह एक महान विजेता था खारवेल। इसीलिए उसने मगध और दक्षिण भारत में अनेक विजय की थी, अनेक जगहों पर शासन किया। उसकी विजयों से भयभीत होकर के यूनानी शासक मथुरा भाग गया था। हाथी गुम्फा अभिलेख में कहीं भी राजा खारवेल की पराजय का वर्णन नहीं मिलता, यानी जिसने ये भी युद्ध लड़ा वो जीता ही, ये हारा नहीं है। हाथी गुम्फा अभिलेख में इसके बारे में वर्णन मिलता है खारवेल के बारे में, लेकिन इसके हारने का वर्णन नहीं मिलता, जिससे ज्ञात होता है कि वह हमेशा विजयी ही रहा। उसका विशाल साम्राज्य उसकी महानता का प्रतीक है। उसके लोक हितकारी जो काम थे, जनता उसको बहुत पसंद करती थी। जनता के प्रति किए गए कार्य उसकी महानता और उसकी दूरदर्शिता के प्रमाण हैं। वो जनता का लोकप्रिय शासक था। उसकी विजय महान थी, परंतु उसका प्रभाव कहीं भी दिखलाई नहीं पड़ता या नहीं देता। डॉक्टर कश्यप नाम के इतिहासकार कहते हैं कि भारतीय इतिहास के गमन में या भारतीय इतिहास के आसमान में या गगन में वह धूमकेतु के समान उदित हुआ, धूमकेतु के समान तथा चारों ओर खलबली मचा करके अस्त हो गया। धूमकेतु एक बैग आता है, खूब नक्षत्र में पे एकदम से खूब उजाला करता है और फिर जो है तुरंत जो है बुझ जाता है, तो धूमकेतु वो है। ठीक है, तो इस तरीके से अचानक से आकर के खलबली मचाया, लेकिन फिर वह एक प्रकार धूमकेतु की भांति फिर अस्त व्यस्त हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि खारवेल एक योग्य शासक था, एक महान विजेता था, धर्म सहिष्णु व्यक्ति था, महान निर्माता था, देश को आगे बढ़ाने में काम किया, जनता का कल्याण किया, जनता इसको पसंद करती थी, ये जनता को पसंद था। तो तमाम प्रकार की चीजें थी खारवेल के बारे में जो कि हाथी गुम्फा अभिलेख में साफ साफ लिखी हुई हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, खारवेल के धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिलीजन ऑफ खारवेल। देखिए, खारवेल जैन धर्मावलंबी था, जैन धर्म को मानने वाला था। उसने उदयगिरी की पहाड़ी पर जैन भिक्षुओं के लिए निवास गृह भी बनवाया था, ताकि जो जैन भिक्षु हैं वहीं पर जाकर के रहें। उसने जैनियों के लिए एक विशाल सभा भवन का भी निर्माण करवाया था। यह भवन अत्यंत भव्य था। इसमें बहुत बड़े बड़े स्तंभ और 64 स्थापत्य कृतियाँ इसके द्वारा बनवाई गईं। खारवेल ने जैन भिक्षुओं की एक संगीति का भी आयोजन किया था और उसने जैन ग्रंथों का भी संकलन करवाया। जो जैन ग्रंथ है जो इंपॉर्टेंट हैं उनको इकट्ठा करवाया, उनको फिर से एक प्रकार से आगे बढ़ाने में मदद की। जैन अनुयायी होते हुए भी वह अन्य धर्मों के प्रति वह सहिष्णु था। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार उसने समस्त देवालयों का जीर्णोद्धार करवाया। जो मंदिर थे उस समय के उनका कि उनको उनकी मरम्मत करवाई और मंदिरों को लेकर के भी इसने कई काम किए। तो कुल मिलाकर के ये जरूर ही एक प्रकार से एक जो है जैन मतावलंबी था, लेकिन फिर भी ये हिंदुओं की भी रिस्पेक्ट करता था, बौद्धों की भी रिस्पेक्ट किया करता था। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शुंग कौन थे? हु वेयर शुंगा? देखिए, शुंग वंश के इतिहास का ज्ञान हमें पुराणों से और जो बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित्र उससे मिलता है। महामात्य जो कि महाभाष्य रचना है, महाभाष्य कर ले इसको, महाभाष्य है पतंजलि की रचना, वहां से भी हमको शुंग डायनेस्टी के बारे में जानकारी मिलती है।
मालविकाग्नि मित्रम जो कि कालिदास की रचना है, यहाँ से भी जानकारी मिलती है। तारानाथ का जो वृत्तांत है वहाँ से भी, और जैन विद्वान जो केसवली हैं उनके विवरण से। स्रोत सूत्र बोधायन की रचना है, इससे भी मिलती है। मनुस्मृति और दिव्यावदान, इन तमाम ग्रंथों से हमको जानकारी मिलती है। अयोध्या का अभिलेख जो है वह भी शुंग वंश की पर्याप्त जानकारी देता है। ठीक है। मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ थे। उन बृहद्रथ जो मौर्य वंश के अंतिम सम्राट माने जाते हैं, उनकी हत्या कर देता है कौन? ठीक है, बृहद्रथ की हत्या कौन करता है? वो कर देते सेनापति पुष्यमित्र शुंग। और जब पुष्यमित्र शुंग जो है बृहद्रथ जो कि मौर्य वंश के अंतिम शासक हैं, उनकी हत्या कर देता है। 184 ईसा पूर्व में एक नवीन राजवंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करी जाती है। भारतीय इतिहास में यह वंश शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। शुंग कौन थे? यह प्रश्न इतिहास में अत्यधिक विवादास्पद है, यानी इसको लेकर के विद्वान एकमत नहीं है। हर्षचरित नाम की एक पुस्तक है जो कि बाणभट्ट ने लिखी है। हर्षचरित में शुंगों को अनार्य बताया गया कि ये अनार्य थे। अनार्य माने दक्षिण के थे, ये आर्य नहीं थे। एक होते आर्य, आर्य जो उत्तर भारत से आए थे, दक्षिण भारत के लोग अनार्य कहे जाते थे। तो ये मतलब कि अनार्य बताया गया। हरप्रसाद शास्त्री शुंगों को पारसी धर्म के बताते हैं। दिव्यावदान ग्रंथ में शुंगों को मौर्य भारद्वाज गोत्रीय कहा गया है। मालविकाग्नि मित्रम कालिदास की रचना, उसमें उस ग्रंथ में शुंगों को ब्राह्मण बताया गया कि शुंग ब्राह्मण थे। अधिकांशतः विद्वान शुंगों को ब्राह्मण ही स्वीकार करते हैं, अर्थात शुंग जो था पुष्यमित्र शुंग ये ब्राह्मण ही था, और अधिकतर राजा के महामंत्री वगैरह जो थे वो ब्राह्मण ही हुआ करते थे। इन विद्वानों में पाणिनि, तारानाथ और कीथ मुख्य हैं। डॉक्टर H.A. शाह और डॉक्टर J.C. घोष शुंगों को क्षत्रिय बताते हैं। इन उल्लेखों से शुंग जो थे वो ब्राह्मण वर्ण के सिद्ध होते हैं। ब्राह्मण, चूंकि ज्यादा विद्वानों ने कहा कि ब्राह्मण थे, इस वजह से ब्राह्मण थे ये लोग। तिब्बती लेखक तारानाथ ने भी पुष्यमित्र शुंग को किसी राजा का पुरोहित ही बताया था कि राजा के पुरोहित थे। वास्तव में आवश्यकता पड़ने पर ब्राह्मणों के द्वारा शस्त्र ग्रहण करने का वर्णन भी मनुस्मृति में मिलता है कि ब्राह्मण जो थे वो मतलब कि शस्त्र और शास्त्र दोनों की जानते थे विद्या। चाहे आप द्रोणाचार्य को देख लें, चाहे आप उनको देख लें, क्या नाम है, परशुराम जी को देख लें। एक सब वो अध्ययन भी करवाते हैं, और फिर भाला, यानी ये कहते हैं ना कि योगी बाबा ने बोला कि एक हाथ में हाला, मतलब भाला और एक हाथ में माला, वो जो कोटेशन है वो सब शास्त्रों में बताया जाता है कि भाई जब शस्त्र से काम नहीं चलता तो शास्त्र फिर उठाना पड़ता है। ठीक है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये चीजें बताई जाती हैं, यानी कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब एक प्रकार से भगवान जो है अलग अलग शरीर रूप धारण करके अलग अलग रूपों में आते हैं और लोगों की रक्षा करते हैं। जो सज्जन लोग होते हैं उनकी रक्षा करते हैं दुर्जनों से। ठीक है। तो इस तरीके से ब्राह्मण लोग जब एक प्रकार से देखते थे कि राजा पर ज्यादा आक्रमण हो रहा, राजा एक प्रकार से शिथिल पड़ रहा है, तो वो खुद भी हथियार उठा लेते थे, वो लड़ते थे राजाओं के साथ। ठीक है। तो ये चीजें थी। मनुस्मृति में मिलता है। महाभारत में द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा के उदाहरण मिलते हैं जो ब्राह्मण वर्ग के थे। अकेले द्रोणाचार्य जो थे वह नष्ट कर देते पूरे मतलब कि पूरे महाभारत को। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अंगराज कर्ण ये ऐसे थे कि चाहते अगर सही तरीके से तो ये सबको मार गिरा, मतलब कि इनके पांचों भाइयों को, पांडवों को एकदम से लथेड़ दिया था किसने, जो है अंगराज कर्ण ने। भीष्म पितामह ने खुल करके युद्ध ही नहीं किया, उनको पता था कि भाई हम अपने नाती को मार नहीं पाएंगे, तो ऐसे में उन्होंने उतना खुल करके युद्ध नहीं किया। ठीक है। फिर इसके बाद में द्रोणाचार्य ने भी, द्रोणाचार्य के प्रिय अर्जुन थे और द्रोणाचार्य पांडवों से ज्यादा लगाव रखते थे, तो इस वजह से उन लोगों ने खुल करके युद्ध नहीं लड़ा। ठीक है। तो यही चीजें हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पुष्यमित्र शुंग का मूल्यांकन कीजिए। बड़ा प्रतापी शासक रहा है, पुष्यमित्र शुंग का मूल्यांकन कीजिए। एवल्यूट द पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंग बड़ा ही योग्य और प्रतापी शासक था। उसने विषम परिस्थितियों में न केवल आंतरिक अव्यवस्था को दूर किया वरन विदेशी आक्रमणों से भी भारत की रक्षा करी। वह एक कुशल शासक था, महत्वाकांक्षी सेनापति था, दूरदर्शी राजनीति, चूंकि ये ब्राह्मण था तो इस वजह से राजनीतिक भी था, ये विद्वान था, कैसे युद्ध लड़ना उसकी कला जानता था, क्षत्रिय की जो भुजाओं की शक्ति है उसको भी एक प्रकार से देख चुका था, ब्राह्मणों के ज्ञान को भी ले चुका था। वह केवल वीर और पराक्रमी ही नहीं था बल्कि साहित्य और कला का भी प्रेमी था। साहित्य में रुचि रखता था, कला में भी रुचि रखता था। उसी के काल में मनुस्मृति और महाभाष्य जो पतंजलि की रचना है उसकी रचना हुई थी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। पुष्यमित्र के काल में ही पाणिनि ने व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी लिखा। तो आप सोचो इसके समय में कितने विद्वान आगे बढ़े, चूंकि ये ब्राह्मण वंश का था, ब्राह्मण होने के साथ इसने विद्वता पर, कला पर, इस पे ज्यादा फोकस किया और लोगों को मोटिवेट किया इन चीजों को करने के लिए। पुष्यमित्र के काल में ही पाणिनि ने व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी लिखा। उसके ही काल में सांची, भरहुत, बोध गया के स्तूपों का विस्तार हुआ। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ भी शुंगकालीन शासक, शुंगकालीन कला का ही अद्भुत नमूना है।
डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी इतिहासकार है, इनका मूल्यांकन करते हुए कहते हैं कि पुष्यमित्र जो था भारत के इतिहास में और विशेष रूप से मध्य भारत के राज्य में एक महत्वशाली युग का प्रवर्तक माना जाता है। तो बिल्कुल माना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुष्यमित्र ने 184 ईसा पूर्व से लेकर के 148 ईसा पूर्व लगभग 36 सालों तक शासन किया और उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र था अग्निमित्र, उसने 8 वर्ष तक शासन किया। अग्निमित्र के बाद में आता है ज्येष्ठ पुत्र उसका, मतलब कि अग्निमित्र का पुत्र होता है ज्येष्ठ मित्र, वो शासन करता है। ज्येष्ठ मित्र के बाद में वसुमित्र आता है। इन सभी लोगों ने शासन किया। इस वंश का अंतिम शासक था देवभूति। देवभूति की हत्या करके उसके मंत्री वसुदेव ने कनौ वंश की स्थापना करी। इस तरीके से शुंग वंश जो है खत्म हो जाता है। इस प्रकार 184 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक लगभग 112 साल तक जो है शुंगों का शासन था। कितने साल तक? 112 साल तक। कब से शुरू हुआ? 184 ईसा पूर्व से, यानी ईसा मसीह से 184 साल पहले शुरू हुआ और ईसा मसीह के जन्म से 73 साल तक एक प्रकार चलानी 112 वर्ष के शासन काल रहा, जिसमें प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग और लास्ट शासक जो थे वो देवभूति थे। देवभूति की हत्या करके वसुदेव इसका मंत्री था, वसुदेव ने इसकी हत्या कर दी और इसके बाद में कनौ वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। रुद्रदामन बड़े फेमस शासक हैं। रुद्रदामन के शासन का मूल्यांकन कीजिए। एबिल्यूट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रुद्रदामन। देखिए, रुद्रदामन एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता, उदार शासक तथा हिंदू धर्म और संस्कृति का महान उन्नायक था। उसकी प्रतिभा बहुमुखी थी, चहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। उसका शासन का समय माने तो 130 ईस्वी से लेकर के 150 ईस्वी यानी लगभग 20 वर्षों तक शासन किया। धर्म का बड़ा प्रेमी था, अपनी धर्म कीर्ति फैलाने का प्रयत्न इसने बहुत किया। गौ ब्राह्मणों का रक्षक था, यानी गऊ का और ब्राह्मण को लेकर के बड़ा एक प्रकार से उनकी रक्षा के लिए कई काम किया। उसकी यह सौगंध थी कि युद्ध भूमि को छोड़ करके नर हत्या वो नहीं करेगा, यानी कि युद्ध भूमि में केवल अगर मारना पड़ा किसी को तो मारेगा, अन्यथा वो मनुष्यों को नहीं मारेगा। प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था इसके शासनकाल में। उसने किसी भी पराजित राजा का वध भी नहीं किया। अतः कहा जाता है कि शक शासकों में रुद्रदामन ही एक ऐसा शासक था, शक शासकों में, शक वंश मतलब कि शक शासक था ये, जिसने भारत के प्राचीन इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया। बाकी शक शासकों में उतना इंपॉर्टेंट कोई नहीं जितना रुद्रदामन हुआ। इसीलिए रुद्रदामन को आज हम पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पल्लव वंश का संक्षिप्त इतिहास बताएं। राइट शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ पल्लव डायनेस्टी। देखिए, पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक था वो, तो उसका नाम था मित्रदात प्रथम। 171 ईसा पूर्व से लेकर के 130 ईसा पूर्व तक शासन किया। पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक मित्रदात द्वितीय हुआ। उसने शकों को पराजित कर सीस्तान और कंधार पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया। भारत पर आक्रमण करने वाले पार्थियन क्षत्रप मूलतः सीस्तान और आरकोसिया से आए थे। भारतीय ग्रंथों में इन्हें पल्लव कहा गया। भारत में शासन करने वाले पल्लव वंश के बहुत से शासक हुए हैं। ठीक है, चर्चा करते रहेंगे इन पर। अगला शासक, सबसे इंपॉर्टेंट शासक, गुप्त वंश का बहुत ही प्रतापी शासक समुद्रगुप्त। यहाँ समुद्रगुप्त को लेकर के ये क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछा गया है और हर एक विश्वविद्यालय में पूछा गया है। समुद्रगुप्त भारतीय नेपोलियन था। व्याख्या कीजिए। समुद्रगुप्त गुप्तावाज द इंडियन नेपोलियन एक्सप्रेस। बिल्कुल, समुद्रगुप्त जो है ये इंडियन नेपोलियन था। मेरे हिसाब से इसको नेपोलियन से तुलना करना उतना उचित नहीं, क्योंकि नेपोलियन इससे कम प्रतापी था। नेपोलियन का युद्ध हारा भी था, लेकिन समुद्रगुप्त एक भी युद्ध नहीं हारा। प्रयाग प्रशस्ति अगर उसको उठा करके देखे, 100 से अधिक युद्ध लड़ा, 100 के 100 से अधिक युद्ध जितने भी लड़े उतने जीते। हारने का कभी उल्लेख ही नहीं है। जिधर मुड़ जाता था उधर एक प्रकार से पूरा साफ सफाया करके निकलता था। नेपोलियन वह था। इतिहासकार स्मिथ जो हैं उन्होंने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा है। स्मिथ विदेशी इतिहासकार हैं, तो इस वजह से उन्होंने नेपोलियन को थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके बताया और नेपोलियन से तुलना करी, ठीक है, समुद्रगुप्त की। स्मिथ महोदय ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन इस आधार पर कहा कि नेपोलियन महान विजेता था और सेना नायक था। उसने अपने पराक्रम से सारे यूरोप को रौंद डाला था, आतंकित कर दिया था। पूरा यूरोप भयभीत होता था नेपोलियन से। बिल्कुल ठीक बात है। उसी प्रकार भारत में समुद्रगुप्त ने भी अपने बाहुबल और पराक्रम से लगभग संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था और उसके पराक्रम से विदेशी शासक भी आतंकित हुआ करते थे। इंडोनेशिया, जावा और इधर पाकिस्तान, नेपाल, मतलब जितने भी आसपास के देश के राजा थे सब डरते थे इससे। कपकपी मची होती थी। जिधर निकल जाता था साफ सफाई करके निकलता रहता था। कोई राजा बचता नहीं, सब या तो सरेंडर हो जाओ तो मार काट के निकल जाता था।
उसके पड़ोसी तथा विदेशी शासक भी उसकी कृपा और संरक्षण की अभिलाषा रखते थे कि भाई हमको भी किसी तरीके से रखे रहो बगल में, कि हम पर आक्रमण ना करो। वह अपने शत्रुओं पर व्याघ्र की भांति, व्याघ्र माने होता बाघ, बाघ की भांति टूट पड़ता था, इसीलिए उसे व्याघ्र पराक्रम से विभूषित भी किया जाता है। उसने उत्तरी भारत के 9 राज्यों, 18 आटविक राज्यों, दक्षिण भारत के 12 राज्यों, सीमांत क्षेत्र के 5 राज्यों, 9 गणराज्यों पर विजय प्राप्त करी थी। अब सोचो कितना कितना पूरा जीवन युद्ध ही लड़ा और तबाही मचा के रख दिया। किंतु स्मिथ महोदय के उपयुक्त कथन को हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि समुद्रगुप्त नेपोलियन से कहीं अधिक योग्य था, कुशल सेनापति और विजेता भी था। इस मत के समर्थन में निम्न तर्क दिए जा सकते हैं। पहला तर्क तो यह है कि समुद्रगुप्त तथा नेपोलियन की तुलना निराधार है, कोई आधार नहीं है। स्मिथ महोदय ने नेपोलियन के सेनानायक और विजेता के स्वरूप से समुद्रगुप्त की तुलना की है, किंतु नेपोलियन की इस विजयों का स्वरूप, युद्ध कला इत्यादि के संबंध में हमें स्पष्ट जानकारी मिलती है, किंतु समुद्रगुप्त की विजयों में केवल विजित क्षेत्रों का ही नाम मिलता है और कुछ जानकारी नहीं मिलती है। उसकी युद्ध कला क्या थी, वह स्वयं सेना का नेतृत्व करता था कि कोई और करता था, ठीक है, इसका हमें कोई जानकारी नहीं मिलती समुद्रगुप्त के बारे में। इसलिए नेपोलियन और समुद्रगुप्त की तुलना करना निराधार है, क्योंकि समुद्रगुप्त बहुत पहले के हैं और ये नेपोलियन अभी जल्दी के हैं। दूसरा, नेपोलियन की पराजय तथा दुखद अंत हुआ। नेपोलियन को की पराजय हुई, नेपोलियन की हत्या की गई और नेपोलियन एकदम से बहुत लास्ट समय में वो हारा। नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ और उसका बड़ा ही दुखद अंत हुआ, किंतु समुद्रगुप्त जीवन प्रत्न सफलताओं का ही आलिंगन करता रहा, उसका जीवन सुखमय व्यतीत हुआ। तो ऐसे में एक प्रकार से इसकी तुलना निराधार है। तीसरी बात है साम्राज्य के अस्थायित्व का अंतर। देखिए, समुद्रगुप्त सारे भारत पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से आगे बढ़ा था, जिसमें उसे पूर्ण सफलता भी प्राप्त हुई। इस राज्य का भी समुद्रगुप्त ने स्वयं मतलब कि उपभोग किया है। उसकी मृत्यु के बाद भी उसका उपभोग उसके उत्तराधिकारी करते रहे। उसका साम्राज्य अस्थायी रहा है, मतलब कि इसका समुद्रगुप्त का। किंतु नेपोलियन को अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं, जिस उद्देश्य से ये आगे बढ़ा था वो उद्देश्य नहीं प्राप्त कर सका। नेपोलियन का विजित राज्य अस्थायी नहीं हुआ, वह थोड़े समय में ही नष्ट हो जाता है, तो इस वजह से तुलना इसकी नहीं हो सकती। इसके अलावा साम्राज्य में शांति व्यवस्था का अंतर, क्योंकि नेपोलियन अपने विजित राज्यों में शांति और व्यवस्था की स्थापना नहीं कर पाया था, इसकी जनता ही इसके खिलाफ जो है विद्रोह कर देती है। लेकिन समुद्रगुप्त ने अपने पूरे राज्य में शांति तथा व्यवस्था की स्थापना करी थी, और एक राजा का धर्म होता है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना। उपयुक्त कारणों के आधार पर ही कहा जा सकता है कि समुद्रगुप्त की नेपोलियन से तुलना करना अव्यवहारिक और अनुचित है। समुद्रगुप्त नेपोलियन से कहीं अधिक सफल, कहीं अधिक विजेता, कहीं अधिक संगठनकर्ता और कहीं अधिक जो है प्रशासक था, यानी कि सबसे हर मामलों में देखें नेपोलियन से कहीं आगे था समुद्रगुप्त। इस वजह से समुद्रगुप्त की तुलना उससे करना निराधार है, उतना जबरदस्त तरीके से नहीं। लेकिन स्मिथ ने कहा तो इस वजह से ये कथन फेमस हुआ। स्मिथ एक बड़े इतिहासकार माने जाते हैं, ठीक है। इस वजह से ये एक प्रकार से तुलना जो है लोगों ने जायज़ ठहराई है, बहुत सारे लोगों ने। तो इस तरीके से चीज़ें जो हुई वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती रहीं। तो नेपोलियन और जो है उसकी तुलना समुद्रगुप्त की मेरे हिसाब से उतनी ठीक नहीं रहती है, ना तो इतिहासकारों ने, बहुत सारे इतिहासकारों ने मानने से मना भी किया। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम के जीवन तथा उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट। देखिए, महाराज श्रीगुप्त तथा घटोत्कच के बाद में तीसरा राजा जो गुप्त वंश का हुआ चंद्रगुप्त प्रथम था, शक्तिशाली शासक हुआ। उसने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण करी। इससे स्पष्ट है कि वह स्वतंत्र शासक था। इससे पूर्व के शासक श्रीगुप्त और घटोत्कच ने केवल राजा धीराज की उपाधि धारण करी थी, लेकिन इसने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी की उपाधि महादेवी थी, मतलब इनकी पत्नी का नाम जो है महादेवी था। चंद्रगुप्त प्रथम के जीवन की अधिक जानकारी का कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है, केवल पुराणों और स्वर्ण मुद्राओं और अभिलेखों से ही जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का विवरण कुछ इस प्रकार से हम दे सकते हैं। पहली बात, नवीन संवत का श्री गणेश इसने किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक नया संवत चलाया जो 20 दिसंबर 318 ईस्वी अथवा 26 फरवरी 330 ईस्वी से प्रारंभ होता है। कुछ विद्वानों का मत है कि यह संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने नहीं अपितु समुद्रगुप्त ने चलाया था, ठीक है। जैसे आप देखते हैं विक्रमादित्य का संवत, मतलब विक्रम संवत चलता है, शक संवत चलता है, ठीक है, सन चलता है ईस्वी सन, तो ऐसे इन्होंने भी चलवाया था। अगला, लिच्छवियों से विवाह संबंधों की स्थापना करता चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था
और विवाह इसलिए करते थे ताकि संबंध अच्छे बने रहें। इलाहाबाद के उत्कीर्ण लेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। इसमें केवल यही सिद्ध नहीं होता कि गुप्त वंश का लिच्छवियों से संबंध था, वरन इस बात का भी पता चलता है कि राजनीतिक दृष्टि से संबंध का बहुत महत्व था और गुप्तों को इससे अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि करने में सहायता मिलती है। जब लिच्छवियों से उन्होंने, चूंकि लिच्छवी वंश भी उस समय पावरफुल हुआ करता था, तो शादी करके एक दूसरे से अगर मिल जाते थे तो फिर दूसरे कोई आक्रमण इसमें इन पर नहीं करते थे। तीसरी बात, राज्य विस्तार। चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य विस्तार तथा विजयों के संबंध में हमारी जानकारी बहुत सीमित है। इतना तो निश्चित प्रतीत होता है कि उसके राज्य में बिहार का अधिकांश भाग तथा बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ भाग सम्मिलित थे। कुछ विद्वानों का भी मत है कि चंद्रगुप्त ने शकों को और कुषाणों को भी पराजित करके मगध को अपने चंगुल में, या फिर मगध पर जो शासन था शकों का और कुषाणों का, वह एक प्रकार से शकों को पराजित करके वहां पर अपना शासन स्थापित कर लेते हैं, ऐसा माना जाता है। तो चंगुल से मुक्त करवाया इन राज्यों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन, देखिए हरिसेन का राज्य विस्तार बताएं। हरिसेन का राज्य उत्तर में मालवा से दक्षिण में कुंतल तक तथा पश्चिमी समुद्र से पूरब में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था हरिसेन का। अगला क्वेश्चन है, होड़ों का पतन किस प्रकार हुआ। देखिए मिहिर कुल की मृत्यु के बाद में अन्य शासक कमजोर हो गए। मौखारी वंशीय ईशान वर्मा ने गंगा घाटी में उनको परास्त किया। हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन व भाई राजवर्धन ने होड़ों की जो है रही सही शक्ति को भी समाप्त कर दिया। चूंकि मौखारी वंश के जो एक प्रकार से हैं प्रभाकर वर्धन बड़े फेमस शासक हुए हैं। वर्धन वंश जो है प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे राजवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, और उनकी सिस्टर थी हर्षवर्धन की, उनका नाम था राजश्री। तो जो मतलब ये होड़ों की जो भी बची कुछ शक्ति थी सब कुछ मौखारी वंश के शासकों ने पराजित कर दी उनको। अगला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण लिखिए। सबसे पहली बात, उत्तराधिकार के लिए आंतरिक कलह गुप्त वंश में होनी शुरू हो गई थी। आप समुद्रगुप्त नाम का एक नाटक है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा, उसको भी पढ़ेंगे तो जानकारी आपको मिलेगी। दूसरी बात, होड़ों का आक्रमण भी हो रहा था, होड़ आक्रमण कर रहे थे, सामंत लोग विद्रोह कर रहे थे, अहिंसात्मक नीतियां बन रही थी। तो ऐसे में तमाम प्रकार के ये कारण रहे जिसने गुप्त साम्राज्य के पतन को एक प्रकार से आगे बढ़ाने में मदद करी। गुप्त वंश एक प्रकार से बड़ा प्रसिद्ध वंश है, इसमें बहुत इतिहास को बहुत ज़्यादा एक प्रकार से प्रसिद्धि मिली। इस वजह से गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, अगला, अंतिम गुप्त शासक कौन था। देखिए नरसिंह गुप्त जो था अंतिम महान गुप्त शासक माना जाता है। कौन? नरसिंह गुप्त अंतिम महान गुप्त शासक था। ठीक है, नरसिंह गुप्त। ठीक है, उसके बाद दक्षिणी पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल स्वतंत्र हो गए, केवल उत्तरी बंगाल में गुप्त वंश बचा रहा। तो अंतिम गुप्त वंश जो शासक था वो कौन था? वो नरसिंह गुप्त ही था, यह बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से, बासिम दानपत्र का क्या महत्व है। देखिए बासिम दानपत्र की अगर बात की जाए तो वाकाटकों मतलब कि वाकाटक वंश जो है, वाकाटकों की वत्स गुल्म शाखा के विषय में इससे जानकारी मिलती है। इस शाखा का संस्थापक सर्वसेन था, जिसे बासिन दानपत्र और अजंता अभिलेख में प्रवरसेन प्रथम का पुत्र कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हर्ष का धर्म क्या था। प्रारंभ में हर्षवर्धन शैव धर्म का अनुयायी था, भगवान शंकर की पूजा करता था। ह्वेनसांग के प्रभाव में जब आ जाता है, ह्वेनसांग जो कि इसके समय में चीन से एक यात्री आया था ह्वेनसांग, तो उसके प्रभाव में जब चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, मतलब कि हर्षवर्धन आते हैं, तो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुयायी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्ष काल में शासन व्यवस्था किस प्रकार विभाजित थी। तो हर्ष काल में प्रांत को भुक्ति कहा जाता था, मतलब कि जो राज्य था प्रांत था छोटे छोटे, उनको भुक्ति कहते थे। जिले को बिस कहते थे, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न को पूछा जाता है। तहसील को तालुक कहा जाता था, तालुक और पथक भी कहते थे। ग्राम को ग्राम ही कहा जाता था। तो इस तरीके से हर्ष काल में शासन व्यवस्था इस प्रकार से कुछ थी। हर्ष ने लिखित रचनाओं के नाम लिखे। हर्षवर्धन भी एक लेखक थे, तो हर्ष ने स्वयं एक अच्छा कवि तथा नाटककार भी था हर्षवर्धन। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली नाम के 3 ग्रंथ इसके फेमस हैं। 3 नाटक है, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा कैसी थी। तो यहाँ लगभग 10,000 छात्र शिक्षा पाते थे, जहाँ से नालंदा में चीन, मंगोलिया, ठीक है, इन सभी देशों से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। उनको भोजन, वस्त्र, बिस्तर, दवा, शिक्षा ये सभी बिल्कुल फ्री में मिलती थी, लेकिन एडमिशन पाने के लिए आपको प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती थी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, मौखारी कौन थे? देखिए मूल रूप से गया जिले यानी बिहार के गया जिले के निवासी मौखारी गुप्त वंश के सामंत हुआ करते थे। गुप्त वंश के समाप्त होने के बाद इन्होंने उनका स्थान ले लिया और कन्नौज में अपना राज स्थापित कर दिया। तो ये थे मौखारी वंश। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विशाख दत्त के बारे में बताएं। देखिए विशाख दत्त जो है गुप्त काल के साहित्यकार थे, गुप्त काल में रचनाएं लिखते थे। मुद्रा राक्षस नाम का एक नाटक लिखा विशाख गुप्त ने, ठीक है, जो कि बड़ा फेमस नाटक है। चाणक्य ने जिस प्रकार नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया, उसका इस नाटक में सुंदर चित्रण है। विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्त नाटक भी लिखा, जिसके आधार पर इतिहासकारों ने रामगुप्त की कहानी बनाई है। तो विशाख दत्त जो है गुप्त सम्राट का या गुप्त साम्राज्य का एक साहित्यकार है, एक लेखक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फाहियान कौन था? ये सब जो फाहियान हैं, ये विदेशी यात्री हैं, तो ये इतिहास के बारे में जानकारी देती है, इस वजह से इनको पढ़ना पड़ता है। साहित्यिक स्रोतों में विदेशी यात्री और जो पुरातात्विक स्रोत है, इनमें इन्हीं से जानकारी मिलती है। साहित्यिक मतलब कि साहित्यिक स्रोतों से की बात की जाए, विदेशी यात्रियों से या सिक्कों वगैरह से, अभिलेखों से हमको प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि ना हम थे ना आप थे, यही सब थे। तो फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत में आया था, चीनी यात्री था और बौद्ध भिक्षु भी था। उसने 399 ईस्वी में भारत के लिए प्रस्थान किया। धर्म की पुस्तकों की खोज तथा बौद्ध तीर्थ स्थानों के दर्शन के लिए भारत में आया था। ये फाहियान ने अपना संपूर्ण समय बौद्ध पुस्तकों के अध्ययन में बिताया था। पूरी यात्रा में उसने 15 वर्ष लगे थे, जिसमें वे 6 वर्ष उसने भारत में बिताए थे। कादम्बरी जो बाणभट्ट की रचना है, इसके बारे में बताएं। बड़ी फेमस रचना है, इतिहास के बारे में बड़ी फेमस जानकारी देती है। कादम्बरी बाणभट्ट का काव्य ग्रंथ है, किंतु इस ग्रंथ से उस समय के धार्मिक तथा सामाजिक जीवन पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। कादम्बरी की कथा श्रृंगार रस प्रधान है और जटिल भी है। इस ग्रंथ की पूरी कथा एक तोते और के द्वारा कहलवाई गई है। एक तोता पूरी कथा कहता है। पुंडरीक कथा का उपनायक है। कादम्बरी तथा महाश्वेता क्रमशः नायिका हैं और उपनायिका हैं। कादम्बरी इस नायक की नायिका है, मतलब इस नाटक की नायिका हैं, और महाश्वेता जो हैं ये उपनायिका हैं। कथा राजा शूद्रक की राज्यसभा से प्रारंभ होती है। तो इस तरीके से चीजें शुरू होती हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, युवान चांग। युवान चांग को ही ह्वेनसांग कहते हैं। यह हर्षवर्धन के दरबार में भारत में आया था। हर्ष के समय में चीनी यात्री युवान चांग भारत आया था। युवान चांग बौद्ध धर्म के अध्ययन, धार्मिक ग्रंथों की खोज तथा बौद्ध तीर्थ स्थानों के दर्शन के लिए 629 ईस्वी के लगभग भारत में आया था। नालंदा के प्रसिद्ध विद्यालय में उसने शिक्षा प्राप्त करी। युवान चांग ने या ह्वेनसांग ने हर्ष की विजयों का उल्लेख किया। राज विस्तार, धर्म, सामाजिक जीवन, कला, साहित्य के विषय में विस्तार से अपनी पुस्तक में लिखा है। ठीक है, इसकी पुस्तक का नाम है सी यू की। ठीक है, कौन सी पुस्तक है इसकी? सी यू की नाम की पुस्तक लिखी, ह्वेनसांग की पुस्तक है। वर्धन वंश के बारे में, मौखारी वंश के बारे में जानकारी खूब दबा के देता है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से देता है। वर्धन वंश के इतिहास की जानकारी का प्रमुख साधन ह्वेनसांग की जो पुस्तक है या सी यू की विवरण है, इसी में मिलता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है प्राचीन कला या प्राचीन कालीन इतिहास की जानकारी के लिए साहित्य का क्या महत्व है? देखिए प्राचीन काल के इतिहास की जानकारी के लिए साहित्य महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। ऐतिहासिक तथा धार्मिक दोनों प्रकार के साहित्य से इतिहास की जानकारी होती है। ऐतिहासिक साहित्य में जैसे रामायण से हमको जानकारी मिलती है, महाभारत से मिलती है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने करी, महाभारत की रचना कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी ने करी। पुराणों के तमाम सारे पुराण हैं, ठीक है, तो उन सभी से जानकारी हमको मिलती है। इसके अलावा हर्षचरित जो कि बाणभट्ट की रचना है, वहाँ से जानकारी मिलती है। विक्रमांक देवचरित जो कि कालिदास की रचना है, ठीक है। विक्रमांक देवचरित किसकी रचना है? कालिदास की। हम्मीर काव्य हो गया, कल्हड़ की राज तरंगड़ी हो गई, ठीक है। तो ऐसे ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध होती है जिससे हमको इतिहास के बारे में खूब बढ़िया जानकारी मिलती है। धार्मिक साहित्य में वैदिक, बौद्ध और जैन साहित्य, यानी वैदिक साहित्य में चारों वेद आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बौद्ध साहित्य में आप देखते हैं अंगुत्तर निकाय वगैरह, तमाम सारे जो एक प्रकार से ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के, जो अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, ठीक है। उससे जैन धर्म के तमाम ग्रंथ हैं, उनसे तमाम जानकारी हमको मिलती है। अगला प्रश्न, बाणभट्ट कौन था? तो बाणभट्ट जो था वो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, दरबारी विद्वान था। उसने हर्षचरित नाम की रचना लिखी, बड़ी फेमस है। हर्षवर्धन के बारे में पूरी जानकारी देती है। कादम्बरी रचना भी ऐसी ही है, और चंडी शतक, ये 3 ग्रंथ लिखी। हर्षचरित में पुष्यभूति वंश के प्रारंभ से लेकर के, पुष्यभूति वंश जो कि पुष्यभूति आप जानते हैं, पुष्यभूति वंश जो है एक प्रकार से बड़ा फेमस वंश है, तो वहाँ से लेकर के
विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों में राजश्री की प्राप्ति तक का हर संबंधी इतिहास इसमें मिलता है। पुष्यभूति वंश जो है वर्धन वंश को ही कहा जाता है। हर्षवर्धन का वंश जो है कब से शुरू हुआ, और राजश्री चूंकि चली जाती है जब इसके पति की हत्या कर दी जाती है। राजश्री चूंकि इनकी बहन है हर्षवर्धन की, तो उसके पति की हत्या कर जाती है, यशोवर्मन नाम का था शायद उनका, ठीक है। तो उनके पति की हत्या जब हो जाती, कन्नौज के शासक थे, तो फिर वो एक प्रकार से जंगल जल जाती हैं। राजवर्धन की भी हत्या हो जाती है, इनके भाई की प्रभाकर वर्धन की मृत्यु पहले हो जाती है। तो हर्षवर्धन ने इन सभी चीज़ों को इकट्ठा किया। हर्षवर्धन बहुत ही प्रतापी शासक था। तो फिर वहाँ तक एक प्रकार जब मिलती है पहाड़ियों के बीच में, तो वहाँ तक का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, शूद्रक कौन था। देखिए शूद्रक जो है गुप्त काल के महान नाटककार थे, संभवतः 4वीं शताब्दी में ईस्वी में हुए थे। उन्होंने मृच्छकटिकम नाम का एक नाटक लिखा। संस्कृत साहित्य में यह एक अत्यंत रोचक नाटक है। इससे उस युग के भारतीय नगरों के जीवन पर अच्छा प्रभाव प्रकाश पड़ता है। और मैं बता दूं शूद्रक यही थे जो सिमुक नाम थे, सिमुक में बताया जाता था सिमुक, तो सिमुक जो थे उन्हीं को शूद्रक भी कहा गया है कहीं कहीं पर। अगला प्रश्न, भारत यात्रा वृत्तांत में किसका वर्णन है। देखिए भारत यात्रा वृत्तांत के लेखक चीनी यात्री ह्वेनसांग यानी युआन चांग है। उसने भारत के अनेक स्थानों का भ्रमण किया। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई। उसने जो भारत में देखा या भारत में जो टहला घूमा उसका यात्रा वृत्तांत लिखा। उसने हर्षकालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन के संबंध में अच्छी जानकारी अपने ग्रंथ या अपने विवरण में लिखी। उसका वर्णन प्रमाणिक और सजीव है। वो एक प्रकार से ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मान्य भी होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का परिचय दीजिए। देखिए कौटिल्य की रचना का नाम है अर्थशास्त्र। राजनीति का एक अनुपम ग्रंथ है। यह मौर्यों के काल के इतिहास को जानने का प्रमुख साधन है। कौटिल्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में 16 अध्याय हैं, यानी 16 भाग हैं। 180 उपभाग हैं। इसमें लगभग 6000 श्लोक हैं। यह कानून और शासन प्रबंध की सबसे जबरदस्त पुस्तक है भारतीय इतिहास की, जिसमें मौर्यकालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का वर्णन बहुत ही बढ़िया तरीके से मिलता है। साथ ही इस ग्रंथ में राज्य के कर्तव्य क्या है, राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा कैसी होती है, मंत्रियों की नियुक्ति कैसे करनी है, मंत्रियों को उसके पद से हटाना कैसे है, युद्ध शैली कैसी अपनानी होती है, मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था या विभाग जो होता है उसको कैसे मैनेज करना होता है, उसका संगठन कैसे बनता है, इसके संबंध में बढ़िया जानकारी चाणक्य देते हैं। तो चाणक्य बहुत ही विद्वान आदमी थे। चाणक्य की नीतियाँ आज भी लोग पढ़ते हैं, व्हाट्सएप खेलते हैं, चाणक्य की नीति को लेकर के स्टेटस लगाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, स्थापत्य की बेसल शैली क्या है। देखिए स्थापत्य मतलब घर बनाने की जो शैली होती है, बेसर शैली, बेसर कह लें इसको, बेसर नहीं बेसर। देखिए एक होती है नागर शैली। नागर शैली उत्तर भारत की शैली, दोनों ध्यान रखेंगे। नागर शैली उत्तर भारत की शैली है। उत्तर भारत में जो मंदिर बनाने की कला है वो नागर शैली में है। और द्रविड़ शैली जो है दक्षिण भारत की शैली। दक्षिण भारत में मंदिर जो बनते हैं, जैसे आप देखते हैं जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं वो सब एक प्रकार से नागर शैली में, मतलब कि जो है द्रविड़ शैली में बनते हैं। लेकिन जो उत्तर भारत के मंदिर हैं वो सब आपके नागर शैली में बनते हैं। जैसे राम मंदिर आपका जो है वो एक प्रकार से किस शैली में है, ये आपका नागर शैली में है। लेकिन जब इन दोनों शैलियों की विशेषताओं को मिला दिया जाता तो एक दूसरी शैली बनती बेसर शैली, ठीक है। तो बेसर शैली होती है, बेसर माने होता है मिक्सचर, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। उत्तर भारत के मंदिरों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं और उनकी कला की शैली नागर शैली कहलाती है। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है, अतः बेसर शैली उसी को कहते हैं। जब जो मध्य भारत के जो मंदिर हैं, ठीक है, दक्षिणापथ के, उनमें उत्तर भारत की भी शैली और दक्षिण भारत दोनों को मिला जुला करके बनाई गई है शैली, तो उसको बेसर शैली कहते हैं। अगला प्रश्न, महाजनपद काल क्या था। देखिए लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी या ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक के युग को भारतीय इतिहास में जनपद या महाजनपद का काल कहा जाता है, यानी 500 वर्ष का। संपूर्ण देश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जनपदों का जाल फैल गया था। एक प्रकार से जनपद राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन की इकाई बन चुके थे। और ये 16 महाजनपद जो थे बड़े फेमस थे। बौद्ध काल के महाजनपदों के नाम लिखिए, और इसके बारे में मैंने आपको बता भी चुका हूँ, वीडियो भी आ चुका, देख लीजिएगा। बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय, उसमें बौद्ध कालीन प्रमुख महाजनपदों का वर्णन मिलता है। बौद्ध काल में भारत में 16 प्रमुख महाजनपद का वर्णन मिलता है। उत्तर भारत में अपनी सर्वोच्च सत्ता के लिए प्रयत्नशील माने जाते हैं ये महाजनपद। उनके नाम कुछ इस प्रकार से लिख लीजिएगा, पॉइंट बढ़िया है, प्रश्न परीक्षा में कई बार आया हुआ है। पहला महाजनपद है अंग महाजनपद, दूसरा है मगध, तीसरा काशी, चौथा कौशल, पांचवा बज्जी, छठा मल्ल, सातवां चेदी, आठवां वत्स, नौवां कुरु, पांचाल, 10वां, 11वां मत्स्य, 12वां सूरसेन, 13वां अस्मक, 14 अवंती,
15वां गांधार और 16वां कंबोज। ये 16 महाजनपद जो हैं इनका अपना अपना स्वतंत्र राज्य था, यहाँ पर एक शासक हुआ करते थे, तो ये महाजनपद थे। कौन कौन से? अंग मगध काशी कौशल, बज्जी मल्ल चेदी बस, कुरु पंचाल मत सूरसेन, अस्मा कवंती गंधार कंबोज। चार चार का ऐसे बना करके आप इसको याद कर सकते हैं। क्या क्या? अंग मगध काशी कौशल, अंग मगध काशी कौशल, बज्जी मल्ल चेदी बस, कुरु पांचाल मत्स्य सूरसेन, अस्मा कवंती गंधार कंबोज। ठीक है, अस्मा कवंती का जो है गांधार कंबोज। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, मीनांडर के साम्राज्य विस्तार का उल्लेख कीजिए। मीनांडर, मेंशन द एक्सटेंट ऑफ मीनांडर्स एम्पायर। मीनांडर ने विशाल साम्राज्य का शासन राज्यपालों की सहायता से संचालित किया था। उसने शक्ति, युद्ध कौशल, कुशल नेतृत्व से एक महान साम्राज्य की स्थापना करी। चूंकि विद्वान भी था, युद्ध कौशल में प्रवीण भी था, नेता भी एक अच्छा था। ठीक है, बैक्टीरिया साम्राज्य के अतिरिक्त भारत का भी एक विशाल भूभाग उसके साम्राज्य में शामिल था। मीनांडर के साम्राज्य सीमाएं अफगानिस्तान, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पंजाब, सिंधु का इलाका पूरा, राजपूताना राजस्थान का, काठियावाड़ का पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ तक एक प्रकार से इसकी सीमा फैली हुई थी। उत्तर पश्चिम में कपिसा, पश्चिम में सिंधु, दक्षिण पश्चिम में बेरी गाजा तथा दक्षिण में बुंदेलखंड तक और पूरब में मथुरा तक विस्तृत क्षेत्रफल इसका जो था उस पर शासन करता था मीनांडर। ठीक है, तो इसका साम्राज्य था मीनांडर का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा जा सकता है। देखिए, दीर्घ उत्तरीय मतलब लघु उत्तरीय में शक कौन थे? सर्वप्रथम तक्षशिला का शक शासक कौन था? हु वर शकाज या शक्स? ठीक है, हु वाज शक्स, हु वर शक्स, हु वाज द फर्स्ट शक किंग ऑफ तक्षशिला। शक मूल रूप से सीर दरिया के उत्तर में निवास करने वाली एक खाना बदोश व बर्बर जाति थी, यानी जनजाति टाइप की। 165 ईसा पूर्व में यू ची नामक एक अन्य जाति ने उन्हें वहां से निकाल दिया। शकों ने बैक्टीरिया पर अपना अधिकार कर लिया जब वहां से भगाए गए, तो यूची जाति ने शकों को वहां से निकाल दिया और यहाँ से भाग करके फिर जो है हेलमंड घाटी में आकर के बस जाते हैं। और जब यहाँ से लगातार ये बस जाते हैं तो इस स्थान को शक स्थान भी कहा जाता है, हेलमंड घाटी। यहाँ से आकर के सिंध प्रदेश में अपना निवास स्थानीय बना लेते धीरे धीरे। शकों के कारण से इस स्थान को शकद्वीप भी कहा जाता है। भारतीय शक राज्यों में प्रथम तक्षशिला का शासक मवेज था। यह एक शक्तिशाली शासक था, उसे महाराजा भोग कहा गया है। पार्थियन शासक के निर्बल हो जाने पर उसने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। मवेज का शासन पंजाब तक था। उसने ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के अंतिम चरण में अपना शासन किया था। ठीक है, तो ये शक लोगों के बारे में मैंने बताया। शक क्षत्रप वंश का संक्षिप्त इतिहास बताएं। देखिए, राइट द हिस्ट्री ऑफ शक क्षत्रप डायनेस्टी। देखिए, भारतीय शासन तंत्र के विकास में शकों का प्रमुख योगदान था और यह उन्होंने पारसिक क्षत्रप प्रणाली का प्रचलन किया। क्षत्रप शब्द ईरानी क्षत्रपावन से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रांत का शासक। शकों का साम्राज्य अनेक प्रांतों में बटा हुआ था। जहां क्षत्रप शासन करते थे तो शक जो थे वो कई क्षत्रपों में अपने अपने शासन को फैलाए थे। प्रत्येक प्रांत में 2 क्षत्रप होते थे, यानी एक प्रांत में 2 क्षत्रप होते थे। एक महाक्षत्रप होता था और दूसरा क्षत्रप होता था। क्षत्रप प्राय महाक्षत्रप का पुत्र होता था, महाक्षत्रप के अंडर में काम करता था क्षत्रप। इस तरीके से फैले हुए थे। चस्टन वंश का संस्थापक कौन था? चस्टन वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ चस्टन डायनेस्टी। देखिए, यशा मोतिक के पुत्र चस्टन को चस्टन वंश का संस्थापक माना जाता है। चस्टन पहले क्षत्रप और बाद में महाक्षत्रप बना। चस्टन ने 78 ईस्वी तक या ईस्वी का शक संवत चलाया था। चस्टन ने 130 के लगभग शासन किया था। शकों के एक वंश ने उज्जैन पर आक्रमण कर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। शकों के इस वंश को चस्टन वंश कहा जाता है। चस्टन वंश का शासन उज्जैन व काठियावाड़ था। ठीक है, इस तरीके से ये था चस्टन डायनेस्टी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने आज एंशिएंट हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को मैंने बताया, और भी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, तो परेशान नहीं होना है। तो अगला जो मतलब मॉडल पेपर मैंने दिया था इससे पहले वाला, भारत में समाज संरचना संगठन और परिवर्तन यानी सोशियोलॉजी का दिया था। आप लोगों ने अगर इसको नहीं देखा तो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। ऐसे ही हिंदी का, जियोग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का सभी का मॉडल पेपर मैं दे चुका हूँ।
उन सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ जो लेने के लिए या आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स प्राप्त करने के लिए, को करिकुलर वगैरह सभी का नोट्स प्राप्त करने के लिए एसएमएस करें 9161 93 60 62 पर, और मात्र 100 रुपये फीस में आपको सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव लिखित दोनों टाइप के मॉडल पेपर मिलेंगे, यह बात आपको ध्यान रखना है। आपको आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपये फीस जो होगी वो पेमेंट कर देनी होगी। उसके बाद में आपको या दूसरे से आप सेंड करवा सकते हैं, तब भी आपको जोड़ दिया जाए ग्रुप से। आपको वहाँ पर क्या होगा, लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है पीडीएफ नोट्स सभी सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट के। 3 सब्जेक्ट आपके जो मेजर के हैं, एक माइनर का है, ठीक है, एक को करिकुलर का। सभी सब्जेक्ट की तैयारी, को करिकुलर लगभग 10 से 15 प्रैक्टिस सेट है, लगभग 1000 क्वेश्चन या 1500 क्वेश्चन होंगे जिनको आपको मिल जाएंगे को करिकुलर के। आपको कहीं से कुछ सीरीज वगैरह नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी, आप वीडियोस देखिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जो साल फार्म में मैंने दिए हैं उसका भी वीडियोस आपको पास सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है, तो वो भी आप देख लेंगे। बहुत ही फायदा होगा आपका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ भी आपके लिए व्यवस्था की जाएगी, तो बेहतर अंदाज में आपको सब चीज़ें मिलेंगी, सभी सब्जेक्ट की तैयारी होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको जो मॉडल पेपर होंगे, मॉडल पेपर देखें, अगर आप हमारा एक मॉडल पेपर देखते हैं, मॉडल पेपर एक रिवीजन क्लास आएगा आपकी परीक्षा के दौरान, ठीक है, महासंग्राम रिवीजन क्लास, और एक महामैराथन क्लास आएगा। महामैराथन क्लास जैसे ये चल रहा तो वह महामैराथन भी है और मॉडल पेपर भी है। तो आप ये 3 वीडियोस केवल हमारी देख लेंगे या तीनों वीडियोस की केवल पीडीएफ पढ़ लेंगे तो भी आपको कोई एक प्रकार से फेल नहीं कर सकेगा। आप लगभग और लगभग 60% से लेकर के 90% तक के नंबर जो होंगे मात्र इसी 3 वीडियो से या 3 जो है पीडीएफ से ला सकते हैं। और ये सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ आपकी बनाई जाएंगी, तो जिनको भी लेना है आप ले सकते हैं। मात्र 100 रुपये में सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स मिलेंगी, ये जो है तमाम पीडीएफ मिलेगी जो आपको इंपॉर्टेंट होगा, जिनमें से इंपॉर्टेंट आपकी ये चीज़ें होंगी। इसमें आपका जो एमसीक्यूज होगा उसमें मैं एक प्रकार से परीक्षा के अंतिम दौरान में 500 क्वेश्चंस की श्रृंखला चलाऊंगा। 500 एमसीक्यू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछले 2-3 वर्षों में पूछेंगे परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर के, तो उन 500 क्वेश्चंस को एक वीडियो में, लगभग 2 घंटे की वीडियो होगी, लाइव क्लास आएंगे ओपन मंच पर यूट्यूब पर, तो उसका यूट्यूब पर क्लास होंगी और उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। उस पीडीएफ की आपको प्रैक्टिस कर लेनी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी व्यवस्था हो जाएगी। जिनको भी जुड़ना है फटाफट से एसएमएस करके जुड़ जाए हमारे साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।